Hello, good evening, everyone, and welcome to this session. It was a great demand from your side that I should talk someday about water. So here is that lecture. Today we are going to discuss about the most important molecule of life, most important solvent of life, and my dear friends, it is not other than something that we often use. It's water. आज हम पानी के बारे में बात करेंगे. Let's have a glass of water first on the name of elixir of life. So welcome everyone, आप सबका स्वागत है इस वाटर के ऊपर डिस्कशन पर. हम लोग आज वाटर के बारे में डिस्कशन करेंगे. वी विल टॉक अबाउट हाउ वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, हाउ इट हैज़ क्रिएटेड लाइफ and it is indispensable. We cannot imagine life without this. So I'm waiting for all of the people to join before we can start. आप लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ इससे पहले कि हम ज्वाइन करें. Please confirm if you are already there. आप कंफर्म कीजिए जल्दी से. सब लोग ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए ज्वाइन करने के लिए, so that we can start our discussion with water today. So are we good to go? शुरू करने के लिए हम रेडी हैं. क्या हम शुरू कर सकते हैं? वाटर द एलिक्सिर ऑफ लाइफ. प्लीज लेट मी नो इफ इट इज फाइन फॉर यू एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. गुड इवनिंग एवरीवन. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर ऑल द पीपल टू ज्वाइन. आप जल्दी से सब लोग ज्वाइन कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन दैट इज अबाउट वाटर. इट्स H2O. We are going to discuss today about this molecule. We have oxygen, which is connected to two different hydrogen atoms. At an angle of about 104 degrees. एक 105 डिग्री के एंगल पर जुड़े हुए इन दो एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन के साथ ये वाटर बनाते हैं. एंड दिस इज माय डियर फ्रेंड्स एलिक्सिर ऑफ लाइफ. इसके बिना लाइफ को आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं. वी विल डिस्क्राइब एंड डाइसेक्ट आउट हाउ वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाटर इज द ओनली चॉइस फॉर लाइफ टू सस्टेन. कैसे लाइफ को सस्टेन करने के लिए वाटर एकमात्र चॉइस है हमारे पास. क्यों लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की जब बात करते हैं तो वाटर की सर्च में क्यों जाते हैं? वाई पीपल आर एक्सप्लोरिंग वाटर ऑन मार्स, वाई पीपल आर एक्सप्लोरिंग वाटर ऑन मून, वाई पीपल आर एक्सप्लोरिंग वाटर ऑन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स? बिकॉज इफ देयर इज वाटर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ. सो वी विल टॉक इन डिटेल्स दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है पानी की जो उसको लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बनाती हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन टुडे. हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं. आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए. आई एम स्टिल वेटिंग. सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल मिसिंग हु आर एक्सपेक्टेड टू बी हियर. सो क्विकली ज्वाइन द सेशन. जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए ताकि हम आगे का सेशन शुरू करें. ऑलराइट, गुड इवनिंग, वेलकम एवरीवन. बिल्कुल आपको डिस्कस करूंगा मैं विश्वरूप महतो. आई टॉक अबाउट व्हाट इज प्रोटॉन हॉपिंग, उसकी बात भी हम करेंगे.
लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करूंगा वाटर के स्ट्रक्चर से। आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं वाटर का, दैट इज H2O, and this is a molecule that has got oxygen atom, one oxygen atom which is centrally placed at an angle of 104.5 degrees, 104 डिग्री के एंगल पर दो हाइड्रोजन एटम्स जुड़े होते हैं। क्यों नहीं ये हाइड्रोजन एटम स्ट्रेट होते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही है कि अगर ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं तो ये इस तरह से क्यों नहीं जुड़े हैं? ये मॉलिक्यूल बेंड क्यों है? एंड व्हाट डज इट इम्प्लाई? इसके बेंड होने से हमें क्या फायदा है? तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं पहले। बेंड होने से हमें वाटर के क्या फायदा है? द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज बेंड बिकॉज ऑफ वन इंपॉर्टेंट रीजन, दैट ऑक्सीजन हैज गॉट टू लोन पेयर्स ऑन इट। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? दो लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। And you should know from the valence shell electron pair repulsion theory that these lone pairs will repel more powerfully as compared to the repulsion of these bond pairs. So due to the more powerful repulsion, इसकी वजह से ज़्यादा powerful repulsion होता है और ये structure linear ना होकर bend हो जाता है। तो एक बात तो यहाँ पर वाटर के बारे में ये है कि वाटर का स्ट्रक्चर बेंड होता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर। दिस इज योर हाई स्कूल केमिस्ट्री, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। बट व्हाट यू शुड ऐड टू दिस, आपको क्या इसमें ऐड करना होगा, इज दैट वाटर इज ऑल्सो हैविंग अ सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो देयर इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड hydrogen. So oxygen tend to pull the shared pair of electron. इस हाइड्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया, एक ऑक्सीजन से आया, एक हाइड्रोजन से आया, एक ऑक्सीजन से आया, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन। So they are not equally distributed across this bond. इस bond के across वो equally distributed नहीं है। ऑक्सीजन एक ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आप अगर पॉलिंग स्केल देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, so there are three most electronegative elements in the periodic table, and that is fluorine, then comes oxygen, and then comes nitrogen. So it is the second most electronegative element in the periodic table that has more ability to pull the shared pair of electron. And what is the implication of this fact? इस बात का implication क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन डेवलप्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, whereas हाइड्रोजन इज डेफिशिएंट इन द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खिंच जाते हैं, ये डेफिशिएंट हो जाता है इलेक्ट्रॉन में और इसकी वजह से ओरिजिन होता है पोलैरिटी का। सो दैट इज द फर्स्ट फैक्ट अबाउट वाटर, that it is a polar molecule. पानी एक polar molecule है, it's a polar solvent. So what do you think about polarity? What does this contribute to life? Life के लिए polarity कैसे contribute करती है? Had it been a non-polar molecule, what would have been the implication? Can you imagine about the life? अगर पानी ना होकर कोई और solvent होता या पानी non-polar होता तो लाइफ में क्या चेंजेस आते, क्या डिफरेंसेस आते? आई वुड एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इफ वाटर वुड नॉट हैव बीन पोलर, अगर पानी पोलर नहीं होता तो फिर क्या चेंजेस होते लाइफ में? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर आंसर्स। एनीवन प्लीज जल्दी से बताइए, पोलर ना होने की वजह से क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? तब हम इस बात को और क्लियरली समझेंगे कि वाटर पोलर है तो उससे हमें क्या फायदा है। Anyone please? Yes, anyone? I'm expecting answers from your side. If water would not have been polar, what would have been its implication? Food can't be dissolved. That's not the only thing. ये तो बहुत छोटी सी बात है कि food dissolve नहीं होगा। I think nothing would have existed. अगर वाटर हाइड्रोफोबिक होता, अगर वाटर नॉन पोलर होता, would you have expected plasma membranes to exist?
they have hydrophobic attractions between them because there is water surrounding them. नहीं तो वो घुल जाती. जो भी हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट होता उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर सारा कुछ फ्लिप्ड हो जाता. जितनी चीजें आप बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, सो मेजॉरिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एक्सेप्ट फॉर लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर पोलर इन नेचर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर. तो अगर ये वाटर पोलर नहीं होता, इन चीज़ों की सॉल्युबिलिटी नहीं होती, वो कहीं सेल के अंदर एक कोने में इकट्ठे हो जाते. और दूसरी बात, सेल ही एग्जिस्ट नहीं करती अगर लिपिड्स एज सच प्रेजेंट रहते, क्योंकि लिपिड तो हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट में डिसॉल्व हो जाते. सो आइदर द सिनेरियो ऑफ एंटायर लाइफ वुड हैव बीन इनवर्स, या तो सब कुछ बदल जाता. जो चीज़ें बायोमोलिक्यूल हाइड्रोफिलिक होते हैं वो सारे बायोमोलिक्यूल हाइड्रोफोबिक होते, सेल की बाउंड्रीज हाइड्रोफिलिक होती, एंड एवरीथिंग इन द लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट. सब कुछ बदल जाता, सब कुछ चेंज हो जाता. लेकिन अगर हम लाइफ को वाटर बेस्ड मानते हैं, सो पोलैरिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वाटर. एंड नॉट ओनली दिस, पोलैरिटी इन्फ्लुएंसेस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को जो इन्फ्लुएंस करती है पोलैरिटी, दैट इज सॉल्युबिलिटी. सो लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट दैट हाउ वाटर बिकम्स यूनिवर्सल सॉल्वेंट. पानी कैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनता है. सो लेट्स सी दैट water is universal solvent because it can dissolve a lot of things. बहुत सारी चीजों को ये डिसॉल्व कर सकता है. And the reason is attributed to its high polarity, its high dielectric constant, इसका बहुत ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स. क्योंकि पानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, तो उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से कोई भी चीज जो पानी में डूबने वाली है उसको ये फ्लोट करा सकता है. इट कैन होल्ड दोज थिंग्स एंड इट कैन मेक दोज मॉलिक्यूल्स टू फ्लोट अराउंड. Moreover, we'll also talk about the purpose of high dielectric constant. The value of dielectric constant for water is approximately 80, 78.8 to be more precise. So high polarity, high dielectric constant, and ability to form hydrogen bonds, these are three important factors which govern and which make water as a universal solvent. So let us first talk about these things one by one. अभी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आयनिक चीज़ों के डिसॉल्व होने की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि हाई पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे वाटर को एक अच्छा सॉल्वेंट बनाती हैं. तो क्या आप मुझे आंसर करेंगे कि वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है. नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और आई वुड से maximum hydrogen bonds possible in water. एक ग्लास में भरे हुए पानी में कितना एक मॉलिक्यूल जो है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है. आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी. आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है. इट इज डिफाइंड एज the bond between one highly electronegative element which is already connected to a hydrogen atom by covalent bond, so that this bond is highly polar. ये bond बहुत ज़्यादा polar हो जाता है. If this whole bond interacts with another atom, like if this OH interacts with another highly electronegative element such as oxygen, fluorine or nitrogen, then the weak interaction between them will be called as a hydrogen bond. Right? So yes, all of you have given the perfect answer. 4, right? So one hydrogen bond, one water molecule can be connected with one water here, one water here, and since there are two lone pairs, this is highly electronegative. It can also be interacting with one water here and one water here. Although they will be arranged tetrahedrally, इस तरह से arranged नहीं होंगे. I can say they will be arranged in three-dimensional space. Three-dimensional space में ये tetrahedrally arranged होंगे. एक बाहर की तरफ, एक इस प्लेन में, एक इस प्लेन में, और एक पीछे की तरफ. So this is how 4
water molecules will be connected to one water molecule through hydrogen bonding. But this is the maximum number of hydrogen bonds which are possible. सबसे ज़्यादा जो possible, maximum possible number है hydrogen bond के वो 4 होते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी के ग्लास में जितने भी molecules हैं उन्होंने सब ने 4 bond बना रखे हैं. These bonds are quite flexible. They keep on breaking, they keep on forming since they are weak interactions. So on an average, I will say some of the molecules in glass of water, when it is liquid, they have 3 bonds and few of them have 4 bonds. तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं उनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, कुछ में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. तो अगर हम एवरेज देखें लिक्विड वाटर में, so in liquid water the average number of hydrogen bonds is supposed to be 3.5 per water molecule. But as soon as water turns into ice, पानी जैसे ही ice में बदलता है, more number of hydrogen bonds start to form because molecular motions slow down and therefore ability to form more hydrogen bonds appears. इसलिए ice में आप कहें तो सारे के सारे 4 मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो पॉसिबल होते हैं और वो बन जाते हैं. Now this has one more implication. इसका एक और implication है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का. And what is that implication? When you talk about ice, जब आप ice की बात करते हैं, so ice forms a cage-like structure. ice में जो water molecules होते हैं, they form a cage-like structure because of 4 hydrogen bonds per molecule and air can be trapped in those spaces. इनके बीच में क्या हो जाता है? Air trap हो जाती है. And that leads to another interesting property of water. एक दूसरी interesting property सामने आती है water की. What is that property? Ice floats on water. Okay? That means the density of ice is comparatively less. Ice जो होती है वो कम dense होती है water से क्योंकि उसके अंदर air trap हो जाती है. And this is all attributed to the hydrogen bonds presence there. Hydrogen bond की presence की वजह से ही ऐसा होता है. So since ice floats, or you can say ice has lower density than water, पानी से इसकी density कम होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं the maximum density of water, पानी की जो maximum density होती है is at 4 degrees Celsius. 4 डिग्री से आप पानी को गर्म करेंगे तब भी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, और 4 डिग्री से अगर आप ठंडा करेंगे, पानी को रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, तब भी पानी की डेंसिटी जो है कम हो जाएगी. यानी कि आप अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वॉल्यूम कंज्यूम कर रहे हैं तो same volume at 4 degrees Celsius will have the highest number of molecules of water. Okay? So that's one fact that you should know about water. इसका biological implication क्या है? अगर आइस हल्की होती है तो लाइफ के लिए कैसे बेनिफिशियल है वो? Imagine about a frozen lake. Imagine about the cold countries. Imagine about the cold places where there are plenty of water bodies जिनके अंदर हजारों लाखों organisms रहते हैं. अगर वो फ्रीज होती है तो नीचे का पानी जो होता है डीप वाटर, दैट इज स्टिल लिक्विड, इट इज नॉट फ्रोजन. इमेजिन इफ आइस वुड नॉट हैव हैड द लोअर डेंसिटी देन वाटर, अगर ये फ्लोट नहीं करती, अगर ये पूरी की पूरी आइस जम जाती तो ऑर्गेनिजम्स तो मर जाते. It would not have been possible for marine organisms to survive, especially in the colder areas. So this particular fact, possibility of hydrogen bonds, cage-like structure, and ability of water to become less denser when it is frozen, that is also one of the factors that helps life to thrive in those kind of conditions. Okay, ये बात आपको समझ आई? So that's something about the hydrogen bond forming abilities. Let's get back. Hydrogen bond forming abilities से एक चीज और सामने आती है, that is enormous solubilizing ability of water. हालांकि there is a principle, एक principle होता है solubility के लिए, that is called as like dissolves like. You can
also find that thing in friends. जब आपकी फ्रेंडशिप होती है तो आपकी जैसे मेंटालिटी के लोगों के साथ ही फ्रेंडशिप होती है, आप उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो. तो ये जो लॉजिक है, लाइक बेगेट्स लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये लॉजिक वहीं से आता है. और जो एक ही तरह के नेचर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में डिजॉल्व कर जाते हैं, वो एक दूसरे को हेट नहीं करते, दे लव ईच अदर. दैट्स व्हाई वी कॉल सच मॉलिक्यूल्स एज हाइड्रोफिलिक. And you should know this fact that majority of the biomolecules except for the lipids, for a reason they have to be hydrophobic, otherwise you cannot create boundaries of a cell, otherwise boundaries will also get dissolved. But other than lipids, carbohydrates, proteins, nucleic acids, all these have either charge or they have polarity on them. Carbohydrates में OH ग्रुप होते हैं बहुत सारे, इसकी वजह से पोलैरिटी आ जाती है. प्रोटीन्स में पेप्टाइड लिंकेज CONH वो पोलर होती है, इसकी वजह से पोलैरिटी आ जाती है. इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड्स, उनकी बैकबोन भी पोलर होती है एंड इट इज ऑल्सो चार्ज्ड. तो जो चीज़ें चार्ज्ड हैं, जो चीज़ें पोलर हैं, दे ऑलवेज हैव एबिलिटी टू गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक. मोरओवर सॉल्युबिलिटी फर्दर इंक्रीजेस. हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी की वजह से सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है. सेवरल मॉलिक्यूल्स कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर. पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं. ये अलग बात है कि कुछ मॉलिक्यूल आपस में भी विद इन द मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. बट ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स and their solubility is very very important for the dynamic nature of metabolism. सेल के अंदर जो डायनेमिक्स है, जो चीज़ें इधर उधर मूव कर रही हैं, जो चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रही हैं, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो जा रहे हैं, ये इसीलिए तो हो पा रहे हैं क्योंकि चीज़ें सॉल्युबल हैं. अगर सॉल्युबल नहीं होंगी तो वो सेल के अंदर एक मिट्टी की तरह सेटल हो जाएंगी. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एक जगह सेटल हो जाएंगे. और डायनेमिक्स नहीं होगी, हाउ विल दे रिएक्ट विद ईच अदर, हाउ विल बायोकेमिकल प्रोसेसेस विल गो ऑन. So solubility is a very very important aspect that is directly connected with polar nature of water as well as hydrogen bond forming abilities of water. Let's talk about one more point on solubility. एक और point की बात करते हैं solubility के, that is associated with high dielectric constant of water. पानी का dielectric constant जो है कितना होता है? It's close to 80. Now what is dielectric constant? It is the ability to resist the interaction between two charges. You can say bad conductor. किसी चीज़ का dielectric constant जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा. सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा. आपको लगता है कि पानी में तो अगर वायर पड़ा है लाइव, हाथ डालेंगे तो करंट लग जाएगा, तो पानी तो करंट कंडक्ट करता है. लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है. The conduction of current in tap water is basically due to the presence of ions. That also you know I think from your high school. आप जानते हैं ये सारी बात. Ions की वजह से conduction होता है. If you take distilled water, that will have a very high resistance. I think some of the people who are working in research labs वो जानते होंगे कि जब हम मिलीक्यू कंपनी के मिलीपोर फिल्टर से एक बना हुआ अल्ट्रा प्योर वाटर लेते हैं जो कि डिस्टिल वाटर होता है, प्यूरिफाइड वाटर होता है, आयन फ्री वाटर होता है, तो उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए हम उसका रेजिस्टेंस देखते हैं पानी का. एंड इफ दैट रेजिस्टेंस इज टू हाई देन इट इज कंसिडर्ड टू बी प्योर आयन फ्री वाटर. दैट मीन्स आयन फ्री वाटर हैज गॉट a very very low electrical conductance, or you can say it has high resistance, and that's why it also has a good capacitance. That means water is a bad conductor of electricity as the dielectric constant is very high. You should now recall here, आपको एक चीज recall करनी होगी, that when two charges are separated by some distance in space, Q1 and Q2, the attractive forces between them, इन charges के बीच में जो attractive forces हैं, that is given by Coulombic law. And this Coulombic law is represented by 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. Means force is inversely proportional to the square of distance. आप distance को डबल कर दीजिए. distance को डबल करेंगे तो force हाफ हो जाएगा, force 1/4 हो जाएगा. distance को हाफ करेंगे तो force 4 टाइम हो जाएगा. That's the dependence with distance. चार्ज को बढ़ाएंगे तो force भी बढ़ेगा. लेकिन एक फैक्टर जो आप यहाँ देख रहे हैं that is dielectric constant, जो force के लिए जिम्मेदार है.
यानी कि अगर हम दो फोर्सेस को कंपेयर करें, यही दो मॉलिक्यूल एयर में हैं और यही दो मॉलिक्यूल अगर वाटर में भी हैं, तो आपको देखना होगा कि फोर्स इन एयर कंपेयर टू फोर्स इन वाटर, पानी में जो फोर्स होगा, since they are inversely related to dielectric constant, so this will be related as force in air, force in water. You will have epsilon of water divided by epsilon of air. पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका रेशियो जो होगा ये एयर और वाटर में इनके फोर्सेस के बारे में बताएगा. एंड व्हाट इज दैट रेशियो? एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 1. और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 80. यानी कि आप कह सकते हैं फोर्स इन एयर इज इक्वल टू 80 टाइम्स द फोर्स इन वाटर. पानी में जो आयनिक इंटरेक्शन के बीच में फोर्स होगा वो 80 गुना ज्यादा होगा एयर में, कंपेयर टू द वाटर. या आप अपोजिट भी कह सकते हैं, पानी में डालते ही जो फोर्स पहले x था वो 80 टाइम्स कम हो जाएगा, x by 80 हो जाएगा. सो दैट इज एन इंडिकेशन कि एक नमक का आप क्रिस्टल ले लें, नमक का डेला ले लें, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, पैर पे गिर जाएगा, चोट लग जाएगी आपके. लेकिन जैसे ही आप उसको पानी में डालते हैं उसमें सोडियम और क्लोरीन के आयंस जो हैं NaCl अलग अलग हो जाते हैं. सो थिंक अबाउट अ सिचुएशन, इफ वाटर वुड हैव हैड, अगर पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हुआ रहता, ज़्यादा नहीं होता, तो हमारी सेल्स के अंदर तो बहुत सारे आयंस होते हैं ना, बहुत सारी चार्ज चीज़ें भी होती हैं, जो ब्लड है उसमें भी बहुत सारे आयंस मूव कर रहे हैं. तो क्या लगता है आपको कि आयंस फ्रीली मूव कर पाते? वो तो कहीं जम जाते, इकट्ठे हो जाते और ब्लॉक कर देते आर्टरीज को, सेल्स को ब्लॉक कर देते. सो वी आर फॉर्चुनेट इनफ that water is having a very high dielectric constant. That's why the ionic interactions, the forces between ions are very weak and they very rarely make crystals or interact with each other to give rise to bigger molecules. They always remain dissolved in water. पानी में dissolved रहते हैं. So one interesting fact that we talked about water. Water का elixir बनने के लिए एक important factor जो हमने बात की, water का polar nature, water का high dielectric constant. पानी का dielectric constant बहुत ज़्यादा है और पानी का polar nature है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. ये तीनों चीज़ें जो हैं they contribute enormously towards water being a solvent for life. लाइफ के लिए पानी एक सॉल्वेंट है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. लेट्स टॉक अबाउट फ्यू अदर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. पानी की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं. वाटर की विस्कोसिटी और पीएच के बारे में बात करते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक विस्कोसिटी इज गोइंग टू प्ले अ रोल? क्या लगता है आपको कि विस्कोसिटी का कोई रोल होगा? क्या फर्क पड़ जाएगा अगर पानी की विस्कोसिटी जितनी है उससे ज्यादा होती या कम होती? इट इज अराउंड 10 to the power minus 3 Pascal seconds. pH is 7. That means H plus ions in water are 10 to the power minus 7 moles per liter. And you should also know that when water dissociates into H plus and OH minus ions, the ionic product of water, which is also called as product of OH minus and product of H plus, that is 10 to the power minus 14. All right. So we have these few points, and the equilibrium constant of water is around 1.8 into 10 to the power minus 16. This is the equilibrium constant. So what these facts suggest? पानी की जो viscosity है, it is just ideal. If it would have been more, the cytoplasmic streaming, the hemodynamics of blood, hemodynamics of biological fluids, everything would have been affected. थोड़ी सी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उसको आप कहते हैं ब्लड थिक हो गया. हार्ट के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हार्ट को पंप करने में कितनी मुश्किल होती है. ब्लड थिन हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, हीमोडायनेमिक्स पूरी बदल जाती है. सो द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सस्टेनिंग द लाइफ.
besides that pH. What if water would have had high pH? क्या होता अगर वाटर का pH ज़्यादा होता, alkaline pH होता? Everything would have got hydrolyzed. Acids, nucleic acids, RNA, DNA, सब कुछ hydrolyze हो गया होता. What if the pH would have been very low? Everything would have been protonated. चार्ज ही नहीं होता चीज़ों पर. तो चार्ज से होने वाली जो पॉसिबल इंटरैक्शंस हैं, चार्ज से होने वाली जो पॉसिबल रिएक्शंस हैं, वो मीडिएट नहीं होती. सो हैविंग pH 7, very low dissociation of water into H plus and OH minus ions, and just an adequate viscosity, they adds to critical parameters for water being elixir of life. Any questions so far? Would you like to ask anything? कुछ पूछना चाहेंगे आप इस समय? तब मैं कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा पानी की. We'll talk about few more things. If you have anything to ask, please let me know. Would you like to ask anything? Any questions from your side? So we have approximately the latent heat of 2257 joules per gram per degree Celsius, and we have a specific heat of around 4.186 joules per gram per degree Celsius. So what do you think about these parameters? क्या लगता है आपको इन parameters के बारे में? Water की latent heat और surface tension, it's not the surface tension, it's specific heat. तो इन दोनों चीजों का क्या फर्क पड़ता होगा लाइफ के ऊपर? Would anyone like to answer this question? क्या कोई आंसर करने की कोशिश करेगा कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट है और लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट बहुत ज्यादा है, इट इज अबव नॉर्मल. So what does that indicate? क्या इंडिकेशन है? It means जब वाटर अपना फेज ट्रांजिशन करता है, when it moves from liquid to vapor, so before turning from liquid to vapor, it does not just take up energy and turn into vapor and goes into environment, but it has ability to store a large amount of heat. It can act as a heat sink. ये एक heat sink की तरह काम कर सकता है. And this is the reason you would have noticed, आपने notice किया होगा, water is a very important agent for thermoregulation. इसकी high specific heat and high latent heat, these are responsible for maintaining the thermoregulation, especially in mammals. जब हमें sweating होती है, तो sweating जब sweat सूखता है तो हमें अच्छा feel होता है, ठंडा feel होता है. That's only because water has a high latent heat. When it vaporizes, it takes up a lot of heat from the body. That's the advantage. इस बात का ये advantage है. तो हमने कौन से फैक्टर्स देखे? हमने pH की बात की वाटर के, हमने उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग एबिलिटीज़ की बात की, पोलर नेचर की बात की, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की, उसकी हाई लेटेंट हीट की बात की. इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया. और कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं वाटर के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर पॉइंट्स. लेट्स राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ इट्स सरफेस टेंशन. So the value of surface tension is 73 dynes per centimeter. And its electrolysis values, the energy is 15.9 megajoules per kilogram. तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? What will you say about this? That what do these two things imply? इन दो चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या असर पड़ेगा इन दो चीज़ों का लाइफ के ऊपर अगर वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा है? So what does that mean? What is surface tension? Can anyone tell me? It is one of the questions that was asked recently in the DBT exam. Water forms spherical drops because of surface tension. So what is surface tension?
एंड व्हाट डज दैट वैल्यू रिप्रेजेंट? पानी की सरफेस टेंशन अगर ये वैल्यू ना होकर कुछ और होती, सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा होती या सरफेस टेंशन कम होती, तो उस सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते, लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ता? एनीवन प्लीज? Yeah, Vishwarup, you can say that water act as a heat buffer. Definitely, it can act as a heat sink. इसीलिए जो oceans हैं बड़े बड़े, वो क्या होते हैं, बहुत सारी heat को absorb भी कर लेते हैं. So they also act as heat sink. Yes. So if the surface tension of water would have been more or less, which phenomena of life would have been affected most? Life का कौन सा phenomena है जो सबसे ज़्यादा affected होता? Can you imagine any life process? कोई biological process आप imagine कर सकते हैं जो surface tension बदल जाने की वजह से सबसे ज़्यादा affected होता? Anyone please? Would you like to answer anything? Yeah. So I will say that surface tension is very important feature for something that is called as capillary action. You know, when you fill water in a capillary, जब आप कैपिलरी में पानी भरते हैं, so water का meniscus कैसा होता है? Concave होता है. Instead, if you fill the same capillary with mercury, अगर आप इसमें मर्क्यूरी भर दें तो इसका जो मेनिस्कस होगा कॉन्वेक्स होगा, राइट? ये चीज तो आपने पढ़ी होगी और बहुत पहले आपने ऑब्जर्व भी की होगी खुद. मर्क्यूरी को हाथ में लेते हैं तो वो ड्राई वेट नहीं करता है, पानी वेट कर देता है, पानी वाटर गेट अटैच्ड टू द सर्फेसेस. सो व्हाट डू यू थिंक कैपिलरी एक्शन is doing in the life processes? Where have you noticed this capillary action? आपने कहाँ notice किया है capillary action को? Please बताइए. Anyone please? Yes? Yeah? Anyone else? कोई और आंसर देना चाहेंगे आप? ज्योत्सना, विश्वरूप? Would you like to answer anything else? I think plant biology के जो स्टूडेंट हैं वो इस बात को और अच्छे से जानते होंगे और अच्छे से समझते होंगे कि कैपिलरी एक्शन ही वो मैकेनिज्म है, वो प्रिंसिपल है जिसकी वजह से एसेंट ऑफ सैप होता है. Am I right? प्लांट्स में एसेंट ऑफ सैप यानी कि जाइलम के थ्रू मिनरल्स, वाटर, इन सब का एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन पुल, ये सब जो पूरा फिनोमेना है ऑल टुगेदर that helps distribution of nutrients, distribution of water across the plants. So had it not been 73 dynes per centimeter, the exact process, exact dynamics of ascent of sap would have changed, right? And even we can expect some of the laboratory processes जो चीज़ें हम वाटर में कर पाते हैं, जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना, जेल को रन करना, या वाटर में चीज़ों को डिसॉल्व करना, वॉश करना, ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल नहीं कर पाते. यू हैव अ गुड एबिलिटी ऑफ वाटर टू गेट इलेक्ट्रोलाइज्ड. ये इलेक्ट्रोलाइसिस में भी मदद करता है. इट कैन डिसोसिएट इनटू H+ एंड OH- दैट कैन प्रमोट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ आयंस. अगर आयंस प्रेजेंट रहेंगे तो उस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके मूवमेंट पे हेल्प कर सकता है मॉलिक्यूल्स के. सो ऑल टुगेदर अगर हम सारी चीज़ों को कनेक्ट करें, लेट्स नाउ कनेक्ट द डॉट्स अबाउट द वाटर. सो व्हाट डू यू फाइंड इन वाटर? क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं वाटर की प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में जो हमने डिस्कस की? वाटर हैज़ गॉट पोलर नेचर. इसका नेचर कैसा है? पोलर है. It has ability to form hydrogen bond. So these two factors are effectively contributing towards high solubility of various things. बहुत सारी चीज़ों की high solubility जो है that can be attributed to the polar nature and ability to form hydrogen bonds. Similarly, if you talk about another feature, एक और feature की हम बात करें, that is
high dielectric constant that prevents crystallization of ions inside the cell. It prevents crystallization of ions. Ions का crystallization नहीं होता है अगर पानी solvent होगा. Third property, we talked about high latent heat. बहुत ज़्यादा latent heat जो है वो होने का क्या implication है? What is the implication? It helps in thermoregulation. As somebody pointed out that it acts as a heat buffer. Then if we talk about its adequate viscosity, that helps in capillary action and therefore transport or ascent of sap, इसमें मदद करता है. And if we talk about finally the density of water, which is maximum at 4 degrees Celsius, that helps in maintaining aquatic life in cold areas. Cold areas में aquatic life maintain करने में मदद करता है. और you can also say viscosity helps in cyclosis, cytoplasmic fluid इनके movement में help करता है. And you can add little more here for the capillary action, that is surface tension, adequate surface tension. So you can see here the summary of what we have discussed so far. आप इन सारी चीज़ों की summary यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे water जो है एक life के लिए adequate molecule है, बिल्कुल सही molecule है. अगर कोई भी parameter change होता, अगर आप किसी और molecule के बारे में सोचते हैं which can become molecule of life, that would have been really challenging with the current set of life definitions that we have on earth. We do not know अर्थ के अलावा बाकी जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है, हो सकता है कि वो वाटर बेस्ड ना हो, लेकिन अगर वो वाटर बेस्ड नहीं होंगी तो शायद उनका इंटायर सिस्टम, उनके सारे बायोमोलिक्यूल्स, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी बायोकेमिस्ट्री, सब कुछ हमसे अलग होगा. तो जो भी वाटर बेस्ड लाइफ है उनमें एक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल सकती है. ऐसी जगह जहाँ पर भी वाटर बेस्ड लाइफ होगी उनमें ये सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी जो हम अक्सर बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं. अगर कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल लाइफ का बेसिस हुआ तो शायद सब कुछ अपोजिट होगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की बनी होंगी, लिक्विड हाइड्रोफोबिक होगा, ज़्यादातर बायोमोलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक होंगे, इंटरैक्शंस जो है वो हाइड्रोफोबिक हो रहे होंगे, एंड lot of other things would change. Blood vascular system, physiology, respiration, nerve impulse transmission, everything would change. क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो आयंस कैसे मूव करेंगे, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन भी नहीं होगा. सो यू कैन नॉट इमेजिन एनीथिंग एल्स if water is not a solvent. That's why it has been correctly called as elixir of life. इसलिए इसको क्या कहा जाता है, elixir of life कहा जाता है. That was the objective of today's discussion. आज का जो डिस्कशन था हमारा इसी बारे में था कि वाटर की वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको लाइफ के लिए सबसे अच्छा मॉलिक्यूल बनाती हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल आर सर्चिंग फॉर वाटर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स एज अ साइन ऑफ लाइफ, बिकॉज इट्स द मॉलिक्यूल फॉर लाइफ. सारी लाइफ ही ओशंस में इमर्ज हुई है. ओरिजिन ऑफ लाइफ भी वाटर से ही हुआ है. सो वी कैन नॉट अवॉइड, वी कैन नॉट think of studying life without studying the details of water. So now this is open session. अब ये सेशन आपके लिए ओपन है. अब आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वाटर से रिलेटेड, जो आपके माइंड में डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, you can ask me. I'll be happy to answer some of the questions that you ask. So one of the question that has come from Vishwaroop, what is the difference between polar protic and polar aprotic solvent? So protic solvent is something that donates a proton. It is not necessary that something which donates proton will always be a polar molecule. There can be lot of things which are not polar, which are not protic, जो proton generate नहीं करते हैं लेकिन polar होते हैं, right?
And you talked about the proton hopping earlier. आपने पूछा था proton hopping क्या होती है. So when the species have the hydrogen bond forming ability, like you have a molecule which is having a hydrogen donor and there is another acceptor of hydrogen. So this hydrogen is currently with this oxygen and this oxygen is weakly associated with a hydrogen bond. So if this hydrogen switches its place, अगर ये अपना place छोड़ देता है, and now instead of getting connected with this through covalent bond, it becomes hydrogen bonded with this atom and gets covalently linked with this oxygen. So this is called as hopping of proton. ये proton hopping कहलाती है. This usually happens when there are solvents, there are liquids which contain hydrogen bonded molecules. So yes, any other question? Surface tension, okay. Surface tension के बारे में क्या जानना चाहते हैं? Surface tension जो होता है, let me just tell you. If there are plenty of water molecules, suppose you have filled them in a vessel, या फिर वो एयर में है, तो सराउंडिंग के साथ इनका एक इंटरेक्शन होता है. देयर इज एन इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, अट्रैक्टिव फोर्स विद द सराउंडिंग. These forces are often called as adhesive forces. And there are also forces, ऐसे भी forces होते हैं जो इन molecules के बीच में आपस में होते हैं. They are called cohesive forces. उनको हम cohesive forces कहते हैं. सो वाटर में जो आपस में इंटरेक्शंस हैं वो रिलेटिवली वीक हैं कंपेयर टू व्हेन इट इज फिल्ड इन अ वेसल. अगर आप एक ट्यूब में इसको भर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ट्यूब के साथ जो इसके इंटरेक्शंस हैं दे आर प्रिडोमिनेटिंग. सो इट इज हैविंग दिस काइंड ऑफ मेनिस्कस, राइट. ये ट्यूब इसको ज्यादा खींच ले रही है. मींस adhesion is more powerful than cohesion. If the case is inverse, अगर opposite case हो जाता है, as I told you the case of mercury, where it is not being pulled by the glass more powerfully, rather it is having interactions within itself which are more powerful, you can say in that case cohesion is more powerful than adhesion, and in this case adhesion is more powerful than cohesion. So this changes the meniscus. ये चीज़ों को गीला कर देगा, कैपिलरी एक्शन हो जाएगा. इसमें कैपिलरी एक्शन नहीं होगा, चीज़ों को गीला नहीं करेगा. और इफ़ यू टॉक अबाउट द एयर, तो एयर में तो बाहर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से मूव कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्सेस नहीं लग रहे हैं. सो मोस्टली एयर में जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वही प्रिडोमिनेट करेंगे. तो आसमान से जब बूंदें गिरती हैं दे हैव अ स्पेसिफिक शेप. ग्रेविटी की वजह से वो नीचे खिंचती हैं और स्फेरिकल होती हैं बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस, राइट. सो दिस इज द आइडिया ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. ये पानी की सरफेस टेंशन का फीचर है जो उसको यूनिक बनाता है कंपेयर टू द अदर थिंग्स. हाउएवर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर माइट बी क्लोज टू मेनी अदर लिक्विड्स. और भी कई लिक्विड्स हो सकते हैं जिनके साथ वाटर की सरफेस टेंशन रिजेंबल करती है. आई थिंक दैट हेल्प्स यू टू गेट योर आंसर. Why proton hopping occurs? The answer to your question is already, I think I have explained. It depends upon the power of pulling. I mean, there are two kind of hydrogen bonds. Some of the hydrogen bonds are symmetric, which are equally distributed across those two things. Some of them are asymmetric. Suppose there is a fluorine, on one side there is an oxygen. So if there are asymmetric donor and acceptor pairs, they will lead to the diversion, or you can say pulling of the protons towards one side. So I don't think they will be hopping in that case. But mostly when there are equally powered donor and acceptor, donor और acceptor अगर equally powered है तो उस time पर the proton has got a preference to either stay with one atom or to stay at another atom, right? So these are a special type of hydrogen bonds where the hopping of proton takes place. Actually there is no minima, there is no barrier of energy minima with the hydrogen when it is present here and when it is present over here. These are called as low barrier hydrogen bonds.
LBHB. So mostly when there are low barrier hydrogen bonds, they often show proton hopping from one molecule to another molecule. So Dev Malia is asking one more question, that water is a polar solvent, but why it is neutral at pH 7? So being polar and being neutral are two different things. You might be knowing about polar and charged amino acids, I think so. आप जानते होंगे कि सेरीन की साइड चेन कैसी होती है, पोलर है लेकिन अनचार्ज्ड है. थ्रेओनीन की साइड चेन कैसी होती है, पोलर है लेकिन अनचार्ज्ड है. तो किसी भी मॉलिक्यूल का पोलर हो जाना ये मतलब नहीं है कि उस पर कोई चार्ज आ गया है, राइट. वी कॉल अ मॉलिक्यूल चार्ज्ड only when an electron is displaced away from the molecule or an electron is taken up by a molecule. Then it becomes ion perhaps. तो आयन जब बनेगा, चार्ज जब चीजें होंगी, तभी उसकी वजह से जो है चार्ज आएगा और न्यूट्रलिटी उसकी खत्म होगी. ठीक है, मतलब Na is turning into Na plus, this is not neutral. Cl is turning into Cl minus, this is not neutral. H2O when turning into H plus and OH minus, this is not neutral. But yes, H2O is of course neutral, क्योंकि इस पर कोई absolute charge नहीं है, लेकिन neutral चीजें polar हो सकती हैं. So there is a difference between polarity and something being charged, right? So water is uncharged but polar molecule. Polarity होती है लेकिन charge नहीं होता है. Did I make myself clear? देव माल्या, did you get your answer? आपको क्वेश्चन का आंसर मिला? It generates proton at pH 7. Yes, there are 10 to the power minus 7 moles per liter of protons. इतने प्रोटॉन होते हैं पानी में 1 लीटर में, लेकिन वो पानी नहीं है, वो प्रोटॉन्स हैं जो चार्ज्ड हैं. पानी तो हमेशा न्यूट्रल ही है. और जो इसने जनरेट किया है H प्लस एंड OH माइनस, अगर आप कहें कि क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन बना रहे हैं, तो फिर सॉल्यूशन पर कुछ चार्ज हो जाना चाहिए. सॉल्यूशन क्यों न्यूट्रल होता है? तो उसका आंसर भी आपके सामने है. एवरी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट विल डिसोसिएट will always generate equal number of H plus and OH minus ions. So if at equilibrium there are about 10 to the power minus 7 H plus ions, there will also be 10 to the power minus 7 OH minus. So जितने plus charge हैं उतने ही minus charge हैं. None of the charge is in excess. So despite the fact that water can slightly ionize, slightly, 10 to the power 16 molecules में से एक molecule होता है जो water का ionize होता है equilibrium पर. So it can slightly ionize, but still number of H plus and OH minus will be equal. So there is no chance of calling it as a charged molecule. It is still neutral. Polarity means, okay, if you are confused with polarity, polarity का मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली लिंक्ड है. अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है? There is a covalent bond, right? So covalent bond has got electrons. But the shared pair of electrons are not equally distributed. एक कार्बन कार्बन बॉन्ड रहता है तो उसके बीच में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, बराबर बराबर. लेकिन मान लो कि कार्बन कार्बन ना होकर, दैट इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो इनके बीच में अगर कोई बॉन्ड बनेगा तो आपको नहीं लगता कि ऑक्सीजन के पास ज़्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा. It will pull it towards itself and हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कमजोर रह जाएगा. यहाँ ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ कमजोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो जो बादल है इलेक्ट्रॉन का वो इसकी तरफ चला जाएगा एंड दैट टेंड्स टू मेक वाटर अ पोलर मॉलिक्यूल. यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दैट मेक्स इस पोलर. और इसकी वजह से यहाँ क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. दैट मेक्स वाटर अ पोलर मॉलिक्यूल. डिड आई मेक माई सेल्फ क्लियर? सो वेल फ्रेंड्स, वी हैव सीन दिस होल थिंग. आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दिस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू. दोबारा से आपके सामने लेकर आता हूँ. वाई वाटर इज एलेक्सियर ऑफ लाइफ. What are the important properties of water that makes it most suitable solvent, most suitable molecule and most suitable liquid for life? It is truly called as
एलेक्सियर ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही इसको एलेक्सियर ऑफ लाइफ कहते हैं, मतलब अमृत, लाइफ का अमृत अगर हिंदी में समझना चाहें तो। दैट्स रियली अ वंडरफुल मॉलिक्यूल एंड अ प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बेस्ड ऑन दिस। बहुत सारी चीज़ें आप आंसर कर सकते हैं इन छोटे छोटे फैक्ट्स को लेकर। आज हमने वाटर मॉलिक्यूल के बारे में समझा। आई थिंक आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया। आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी जो इस इन्फॉर्मेशन को जानने में इच्छुक हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन अनदर लेक्चर।